शादी की बहुत बहुत मुबारक हो मृत्युंजय, वैसे सजावट बहुत खूबसूरत लग रही है। वाकई इस शादी के चर्चे तो आने वाले कई सालों तक पूरे शहर में होते रहेंगे। होने भी चाहिए सीएम साहब, सबको पता चले कि मृत्युंजय सारंग का स्टेटस क्या है। वैसे भी ये किसी मामूली इंसान की शादी नहीं है, मृत्युंजय सारंग और उसकी इकलौती बहन मीरा सारंग की शादी है। सारंग परिवार की इज्जत का सवाल है तो तैयारी बेहतर से बेहतरीन होनी ही थी। सीएम साहब मृत्युंजय को बधाई देकर वहां से दूसरे गेस्ट की ओर चले गए और मृत्युंजय घमंड से अपना सर ऊंचा उठाकर पूरे घर और शादी की तैयारी को देख रहा था। मृत्युंजय सारंग मुंबई का एक जाना माना बिजनेस टाइकून, जिसका नाम बिजनेस की दुनिया में बहुत ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। जिसके पास पैसे और दौलत की कोई कमी नहीं है, कमी है तो प्यार, अपनेपन और भरोसे की, जिसकी शायद मृत्युंजय को जरूरत ही नहीं। आज मृत्युंजय की शादी उसके बिजनेस पार्टनर कुबेर सोनवानी की बेटी शनाया सोनवानी से होनी है। ये एक शादी कम और बिजनेस डील ज्यादा थी, जबकि मृत्युंजय की इकलौती बहन मीरा सारंग की शादी कुबेर सोनवानी के बेटे विद्युत सोनवानी से होनी है। मृत्युंजय तैयारी को देखने में लगा था और मेहमानों की वाहवाही बटोर रहा था, तभी एक आदमी भागते हुए उसके पास आया और उसके कानों में कुछ बोलकर वहां से चला गया। उस आदमी के जाते ही मृत्युंजय के चेहरे का घमंड भी कुछ ही पल में गायब हो गया। वो उस आदमी के पीछे पीछे सारंग विला के अंदर चला आया। ऊपर के फ्लोर पर मृत्युंजय दो कमरों के पास आकर रुका। उसने चिल्लाते हुए कहा है शनाया और मीरा, आखिर दोनों दुल्हन एक साथ गायब कैसे हो सकती है? जल्दी जाओ और सारे एग्जिट क्लोज कर दो, कोई भी इस विला से बाहर नहीं जाना चाहिए। राघव, जल्दी जाकर सीसीटीवी फुटेज निकालो, मुझे दिखाओ कि कौन कौन मीरा और शनाया से मिलने उनके कमरे में गया था। घर का हर एक कोना छान मारो, बिना मेरी इजाजत के इस विला से एक परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। शनाया और मीरा यहीं कहीं होगी। राघव, मृत्युंजय का पर्सनल असिस्टेंट, उसका हुक्म पाते ही तुरंत भाग के गया और एक आईपैड लेकर वापस आया। उसने वो आईपैड मृत्युंजय के हाथों में थमा दिया और कहा, सर ये देखिए, ये वो लड़की है जो आखिरी बार मीरा मैम के कमरे में गई थी और उसके बाद मीरा मैम का कोई अता पता नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो लड़की अकेली ही इस कमरे में गई थी और अकेली ही बाहर निकली, मीरा मैम उसके साथ नहीं थी। मृत्युंजय आग उगलती नजरों से राघव को घूर रहा था। उसने तुरंत आईपैड अपने हाथों में लिया और उसमें चल रही वीडियो फुटेज को देखने लगा। जैसे ही मृत्युंजय की नजर उस लड़की पर गई जो मीरा के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था एक लड़की चोरी छुपे दबे पांव मीरा के कमरे की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसने कैटरस वाले कपड़े पहन रखे थे और वो लगातार यहाँ वहाँ देख रही थी जैसे चोरी करने जा रही हो। कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद वो लड़की चुपके से मीरा के कमरे के अंदर दाखिल हो गई। कुछ देर के बाद वो लड़की मीरा के कमरे से बाहर निकली और शनाया के रूम में चली गई और फिर वहां से नीचे आ गई। पूरी फुटेज देखने के बाद मृत्युंजय गुस्से में कांपने लगा। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और दीवार पर एक मुक्का मार राघव से बोला, मुझे ये लड़की अगले 10 मिनट में अपनी आंखों के सामने चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं मिली तो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाना। ये जहां भी है, जिस भी हालत में है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। मृत्युंजय की आवाज गुस्से में इतनी ठंडी थी कि उसकी आवाज सुन राघव की भी रीढ़ की हड्डी कांप गई। वो तुरंत सर झुकाकर वहां से निकल गया। वही राघव के जाते ही मृत्युंजय ने गुस्से में फिर एक बार वहां पर पड़े एक वास को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये सब तुम्हारा क्या धरा है महक अवस्थी? 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम मुझसे इस तरह लोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुमने मेरे खानदान की इज्जत पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बदला कैसे लिया जाता है। आज तक तुमने सिर्फ मृत्युंजय सारंग का गुस्सा देखा है, अब उसकी नफरत की आग देखोगी। कुछ सोचकर मृत्युंजय ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ उसने कहा, मीरा और शनाया दोनों ही अपने कमरे से गायब है। उन्हें भागने वाली कोई और नहीं महक अवस्थी है। महक से कैसे निपटना है ये मैं देख लेता हूं, तुम शनाया और मीरा को ढूंढने में अपनी पूरी फोर्स लगा दो। एक तरफ जहां मृत्युंजय पागलों की तरह अपनी होने वाली दुल्हन शनाया और अपनी बहन मीरा को ढूंढने में लगा हुआ था और महक के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए बेताब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ महक, जिसे कुछ वक्त पहले मीरा के कमरे में जाते हुए देखा गया था, वो दबे पांव सारंग विला से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि मैं किसी की नज़र में आ जाऊं और यहाँ बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाए। मुझे यहाँ से जाना होगा। वैसे भी जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो तो हो चुका है। मुझे नहीं लगता अब यहाँ मेरे रुकने का कोई भी मतलब है। महक दबे पांव एग्जिट गेट की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो सबकी नजरों से छुपते छुपाते यहाँ वहाँ देखकर आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसके सामने 2 बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए। उन दोनों बॉडीगार्ड को अपने सामने अचानक देख महक घबरा गई और 2 कदम पीछे चली गई। उनसे बचने के लिए वो मुड़कर दूसरी तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर उसके सामने 2 और बॉडीगार्ड आ गए। उन बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर राघव भी आ गया। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने मौका पाते ही महक के सर पर काले रंग का कपड़ा डाल दिया और वो लोग महक को जबरदस्ती उठाकर वहां से ले गए।
दूसरी तरफ शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी ने शादी की विधियां शुरू करने के लिए दोनों दुल्हनों को शादी के मंडप में बुलावा भेज दिया था। जब कुछ लड़कियां शनाया और मीरा को लेने के लिए ऊपर आई तब मृत्युंजय को वहां पाकर सब डर के मारे वही खड़ी हो गई। मृत्युंजय का ऑरा ही कुछ ऐसा था, कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। ना ही मृत्युंजय के परिवार वाले, ना ही उसके माँ बाप खुद कभी मृत्युंजय के खिलाफ आवाज उठाते थे। उन सभी लड़कियों को वहां देख मृत्युंजय ने उन्हें एक नजर देखा। उनमें से एक लड़की ने आगे आकर कहा, वो दुल्हनों को नीचे मंडप में बुलाया है। मृत्युंजय ने अपने फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन दिखाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने बड़े ही आराम से उन लड़कियों से कहा, मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आज मीरा की शादी नहीं हो पाएगी। कुछ देर में मैं शनाया को लेकर आ जाऊंगा, तुम लोग जा सकते हो। मृत्युंजय से जवाब मिलने के बाद वो लड़कियां एक पल भी वहां नहीं रुकी और चुपचाप वहां से नीचे आ गई। उनके जाते ही मृत्युंजय का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर राघव का नाम देख वो मुस्कुराने लगा। मृत्युंजय ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से राघव ने उसे कुछ कहा। मृत्युंजय ने जवाब में कहा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। फोन काटकर मृत्युंजय लंबे तेज कदमों से वहां से निकल गया। कुछ देर में मृत्युंजय अपने घर के तहखाना में बने स्टोर रूम में पहुंच गया, जहां महक को जबरदस्ती एक कुर्सी पर बिठाया गया था और उसके चेहरे पर काले रंग का कपड़ा बांध दिया गया था। मृत्युंजय जाकर महक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने खींचकर वो कपड़ा महक के चेहरे से हटा दिया। महक के बाल खराब हो चुके थे। उसके कपड़े भी यहाँ वहां से काफी बिगड़ चुके थे। ऐसे में अचानक से कपड़ा खींचे जाने पर महक बहुत ज्यादा डर गई। जैसे ही महक ने आंखें खोली अपने सामने मृत्युंजय को पाकर वो घबरा गई। उसके शरीर के अंदर तक मानो बिजली के कट लग रहे हो। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। उसे इस हालत में देख मृत्युंजय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे जैसी दो कौड़ी की मामूली लड़की मेरे घर आकर मेरी बहन और मेरी होने वाली दुल्हन को भगाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगा था ये सब करके तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाओगी? तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए था? तुम जैसी लड़कियां यही तो चाहती है, रातों रात अमीर बनने का तुम लोगों का यही तो हथियार होता है। लेकिन इस बार तुम जानती नहीं हो कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। मैं मृत्युंजय हूं जो मौत से जीत सकता है। मृत्युंजय की बातों पर महक उसे ना समझ होकर घूरने लगी। जैसे उसे पता ही नहीं था कि मृत्युंजय किस बारे में बात कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? और आप कौन से इरादों की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महक की बातों पर मृत्युंजय को गुस्सा आ गया। उसने महक का जबड़ा बहुत ही कसकर पकड़ लिया, जिससे महक को दर्द होने लगा। भोले बनने का नाटक मेरे सामने मत करो, मैंने सब देख लिया है। तुमने मीरा को यहाँ से भगाया है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसका बदला ले सको। यही सोचकर आज तुम यहाँ आई थी ना? इसलिए तुम ठीक शादी के कुछ वक्त पहले मीरा के कमरे में गई थी ना? क्या मीरा अपने कमरे में नहीं है? मीरा कहाँ चली गई? मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस वहाँ उसे कमरे में। महक ने इतना कहा ही था कि मृत्युंजय ने गुस्से में उसकी बात बीच में काट दी और उसके गले को अपने एक हाथ में लेते हुए बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हारी बकवास 1 मिनट और नहीं सुनने वाला। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो है अपने परिवार की इज्जत, जिसे मैं तुम जैसी मामूली लड़की के लिए नहीं गंवा सकता। मृत्युंजय ने एक हाथ आगे किया तो राघव ने उसके हाथों में शादी का जोड़ा थमा दिया। मृत्युंजय ने वो कपड़े महक के मुंह पर फेंकते हुए कहा, गलती तुमने की है तो सजा भी तुम्हें ही भुगतनी होगी। तुमने मीरा और शनाया दोनों को भगाया है तो अब इसकी भरपाई तुम्हें खुद मेरी दुल्हन बनके करनी होगी। 10 मिनट, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इस दुल्हन के जोड़े को पहनकर तैयार हो जाओ और शादी के मंडप में पहुंच जाओ, वरना मैं वो करूंगा जो तुमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। मृत्युंजय उठकर वहां से जा रहा था तभी महक ने फिर कहा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? और मैं मीरा और आपकी होने वाली बीवी। महक अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मृत्युंजय मुड़ा और महक के बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर दिया। उसके चेहरे की काफी करीब आकर वो बोला, मैंने कहा ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तुम चुपचाप इन कपड़ों को पहन लो, वरना मुझे खुद तुम्हें ये कपड़े पहने होंगे जो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। 10 मिनट है तुम्हारे पास, अगर उससे 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो याद रखना ये कपड़े मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा और उतारूंगा भी खुद ही। 1 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जिसका बदला महक मृत्युंजय से ले रही थी? क्या सच में शनाया और मीरा को भगाने के पीछे महक का हाथ था? सीसीटीवी फुटेज में महक को आखिरी बार मीरा के कमरे में जाते हुए देखा गया था, जिस वजह से मृत्युंजय को पूरा यकीन था कि मीरा और शनाया के भागने के पीछे महक का हाथ था। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मृत्युंजय ने जबरदस्ती महक को खुद से शादी करने पर मजबूर कर दिया।
मृत्युंजय शादी का जोड़ा रखकर वहां से जा रहा था, तभी महक ने चिल्लाकर कहा, आप मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते मिस्टर सारंग, मैं कोई गुड़िया नहीं हूं जो आपके कहने पर आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। महक को लगा था कि उसकी इस बात से मृत्युंजय को गुस्सा आएगा, लेकिन उससे बिल्कुल उल्टे मृत्युंजय जोर जोर से हंसने लगा। उसने राघव की तरफ कुछ इशारा किया, जिसके बाद राघव और सारे बॉडीगार्ड वहां से बाहर निकल गए। उन लोगों के जाते ही मृत्युंजय ने अपने फोन में महक को कुछ दिखाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम नहीं चाहेगी कि तुम्हारी वजह से इन्हें कोई भी नुकसान हो, तो अगर इन्हें बचाना चाहती हो तो चुपचाप मंडप में आकर शनाया की जगह लो, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। अपनी बात पूरी कर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए वहां से मंडप में चला गया और दूल्हे की जगह बैठ गया। कुछ ही देर में घूंघट में दुल्हन भी आकर मृत्युंजय के बगल में बैठ गई। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में मृत्युंजय और महक 7 फेरों के इस पवित्र बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बंध गए। जब मृत्युंजय महक के गले में मंगलसूत्र पहना रहा था, तब सबकी नजरों से बचते हुए महक ने धीमी आवाज में मृत्युंजय से कहा, आपको इन सब के बीच मेरे माँ पापा को नहीं घसीटना चाहिए था। अगर उन्हें कोई भी नुकसान हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और जहां तक रही मीरा की बात, तो उसे भगाने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है और बहुत जल्द मैं ये बात साबित करके रहूंगी। मृत्युंजय को महक की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली वो मुस्कान अभी भी बरकरार थी। कुछ देर में शादी की हर रस्म खत्म होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को घर के अंदर ले जाया गया। मृत्युंजय अंदर आया और बड़े ही रुडली उसने महक के दुपट्टे के साथ अपना गठबंधन खोल दिया और वहां से स्टडी रूम में चला गया। दुपट्टा खींचने की वजह से महक का घूंघट ऊपर आ गया। घूंघट के पीछे शनाया की जगह महक को देख घर का हर एक मेंबर चौंक गया था। मृत्युंजय की मां और पिता ये देखकर कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे ने इन वक्त पर शनाया की जगह महक से शादी क्यों की थी, और अगर घूंघट के पीछे महक थी तो शनाया कहाँ थी। मृत्युंजय की चाची रचना ने आगे जाकर महक को पहचानते हुए पूछा, तुम तो वही लड़की हो ना जो 1 महीने पहले अपने भाई का रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी। तुम शनाया की जगह शादी के जोड़े में क्या कर रही हो, और शनाया कहाँ है? महक अभी भी शौक में थी। वो कोई जवाब देती उससे पहले ही पीछे से मृत्युंजय की भारी आवाज गरजी, शनाया और मीरा दोनों ही फिलहाल घर में नहीं है, दोनों ही शादी छोड़कर भाग चुकी है, और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें भगाने के पीछे इस 2 कौड़ी की लड़की का हाथ है, जिसकी सजा इसे मुझसे शादी करके मिली है, जिसे अब ये जिंदगी भर भुगतेगी। मृत्युंजय की मां उससे कुछ कहने वाली थी कि तभी मृत्युंजय ने एक नजर घुरकर उन्हें देखा, जिससे वो चुप हो गई। मृत्युंजय ने महक को खींचकर ऊपर वाले कमरे की तरफ धक्का देते हुए कहा, जाकर कमरे में मेरा इंतजार करो, तुम्हारा पति जल्दी तुमसे अपना हक मांगने आ रहा है। मृत्युंजय के चेहरे की हंसी अभी भी बरकरार थी। महक के पास फिलहाल मृत्युंजय की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप ऊपर के कमरे की तरफ चली गई। मृत्युंजय का कमरा सारंग विला का सबसे बड़ा कमरा था। उस कमरे में सुख सुविधा की हर एक चीज मौजूद थी, लेकिन उस कमरे का ऑरा बिल्कुल मृत्युंजय जैसा था, डार्क और डरावना। कमरे में हर जगह ग्रे और व्हाइट कलर का पेंट था। हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी, और बिस्तर के ठीक ऊपर मृत्युंजय की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। उस कमरे को खास आज रात एक नए नवेले जोड़े के लिए सजाया गया था। बिस्तर पर फूलों की पंखुड़ियां थी और कमरे में हर जगह सेंटेड कैंडल लगाई हुई थी। उनकी खुशबू से पूरा कमरा भीनी महक से भर गया था, लेकिन फिर भी महक को वहां बहुत ज्यादा डर लग रहा था। महक आकर बैठी ही थी कि तभी कमरे का दरवाजा जोर से खोला गया और मृत्युंजय कमरे के अंदर आया। दरवाजा अंदर से बंद कर वो धीमे धीमे कदमों से महक की तरफ आगे बढ़ते चला गया। जैसे जैसे मृत्युंजय आगे बढ़ता गया, महक बिस्तर पर पीछे खिसकती चली गई। पीछे खिसकते खिसकते अब महक के लिए जगह नहीं बची थी। मृत्युंजय ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे की साइड पर रखे और उसके चेहरे के करीब आकर बोला, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मृत्युंजय सारंग के कैद में फंस चुकी हो। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। महक ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जैसा सोच रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। मीरा या शनाया के भागने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। अब तक मृत्युंजय शांत था, लेकिन उसके अंदर की उथल पुथल अभी भी जारी थी। महक की बातों ने उसके अंदर सुलग रही आग में घी का काम किया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो क्या वो सीसीटीवी फुटेज झूठ बोल रही है? क्या तुम ही वो आखिरी लड़की नहीं हो जो मीरा के कमरे में खाना लेकर गई थी? अगर तुम इस इरादे से नहीं आई थी तो आज तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्यों आई थी तुम मीरा से मिलने के लिए? मृत्युंजय की ऊंची आवाज से महक डर चुकी थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मेरे पापा को इस शादी की कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और मैं दोनों दुल्हनों को खाना देने गई थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं मीरा और शनाया को खाना देने के बाद वापस चली गई थी। उसके बाद वो दोनों कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। महक की बात सुन कुछ पल के लिए मृत्युंजय सोच में डूब गया, लेकिन फिर अपने ख्यालों को झटक वो फिर से बोला, झूठ, तुम झूठ बोल रही हो।
मैं जानता हूँ ये सब तुमने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। आज से 1 महीने पहले तुम अपने उस मिडिल क्लास भाई का रिश्ता मेरी बहन मीरा सारंग के लिए लेकर आई थी और मैंने तुम दोनों को बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने मीरा को अपने भाई के साथ भगा दिया ताकि मुझे नीचे दिखा सको, मेरे परिवार की बेइज्जती कर सको। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी होती। मेरा भाई सुधांशु आपकी बहन को भूलकर आगे बढ़ चुका है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। महक ने तुरंत अपने बचाव में जवाब दिया, लेकिन मृत्युंजय उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तुम कहोगी और मैं मान लूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं सब जानता हूं तुम जैसे गरीब मिडिल क्लास लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। तुमने भी ये सब कुछ पैसों के लिए ही किया है, यही तो तुम लोगों की फितरत होती है। लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। महक कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आ गया। महक के कुछ बोलने से पहले ही मृत्युंजय ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। महक बिस्तर पर जल बिन मछली की तरह छटपटा रही थी। वो मृत्युंजय को खुद से दूर धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन मृत्युंजय के जोर के आगे वो बहुत कमजोर थी। हर बीतते पल के साथ मृत्युंजय महक के साथ कठोर होता जा रहा था। उसे महक के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसके सर पर तो बस पागलपन सवार था, महक को सजा देने का पागलपन। कुछ ही पल में महक का दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था और उसका ब्लाउज आधा निकल चुका था। धीरे धीरे मृत्युंजय महक के होठों से उसके कंधों की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब तक उसने ब्लाउज की डोरी और हुक खोल दिए थे। उसके हाथ महक की पीठ पर बैलगाम घोड़े की तरह घूम रहे थे। महक जोर से मृत्युंजय के कंधे को धक्का देकर उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो रही थी। कुछ देर छटपटाना के बाद महक के अंदर अब मृत्युंजय का मुकाबला करने की ताकत नहीं बची थी। वहीं हर पल के साथ मृत्युंजय का जुनून उसके दिमाग पर हावी होता जा रहा था। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। देर रात तक मृत्युंजय महक के साथ जबरदस्ती करता रहा और महक चाहकर भी उसे रोक नहीं पाए। मृत्युंजय थकाकर सो चुका था, लेकिन महक के दर्द और आंसुओं ने उसे सोने नहीं दिया। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपने बगल में लेते हुए मृत्युंजय को देखकर महक को खुद से घिन आ रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और चादर लपेटकर बाथरूम में चली गई। जब उसने आईने में अपने जिस्म को देखा तो कुछ पल के लिए वो खुद से ही नजरें चुराने लगी। महक के जिस्म का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां मृत्युंजय ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। आज महका खुद को ही आईने में नहीं देख पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले उसने अपना सब कुछ एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से गंवा दिया था। अपने जिस्म पर लगे निशान पर हाथ रखते हुए महक ने खुद से ही सवाल किया, क्यों? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने मीरा को नहीं भगाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? कुछ सोचकर महक की आंखें बड़ी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में सुधांशु और मीरा एक दूसरे के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो लोगों की इज्जत और मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता और उसने खुद मुझसे कहा था कि वो अब मीरा के बारे में कभी नहीं सोचेगा, वो उसे भूल जाएगा। महक ख्यालों के भंवर में फंस चुकी थी। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि उसका भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरी तरफ मीरा का अचानक शादी से भाग जाना एक गुत्थी बना हुआ था। इन सब के बीच अचानक महक को अपने माँ और पापा का ख्याल आया। मृत्युंजय ने उन्हें जान से मार देने की धमकी देकर महक से जबरदस्ती शादी की थी और महक ने अपने माता पिता और परिवार को बचाने के लिए मृत्युंजय से शादी के लिए हामी भरी थी। आई होप इस आदमी ने मेरे माँ पापा के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो कहाँ है? महक ने तुरंत अपना फोन ढूंढा और अपने पापा का नंबर डायल किया, लेकिन वो नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, जिससे महक घबरा गई। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं इस आदमी ने उनके साथ कुछ? महक की आंखों में आंसू भर गए। अब मैं क्या करूं? माँ पापा को कहाँ ढूंढूं? कैसे खुद को बेकसूर साबित करूं? इस शादी से कैसे बाहर निकालूं? कैसे यकीन दिलाऊं कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था? महक अभी इन सब बातों के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। इस दस्तक को सुनते ही महक घबरा गई। वो जानती थी कि बाहर मृत्युंजय खड़ा था। क्या किया मृत्युंजय ने महक के माँ बाप के साथ? महक अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी? क्या सच में मीरा को भगाने वाला महक का भाई सुधांशु था? आधी रात में महक बाथरूम में पिछले कुछ घंटे में उसके साथ जो भी कुछ हुआ उस बारे में सोच रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा बाहर से जोर से खटखटाया गया। अचानक हुई उस आवाज से महक घबरा गई, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। मृत्युंजय उसे घूरते हुए अंदर दाखिल हुआ। महक के पांव पीछे पीछे जा रहे थे और मृत्युंजय उसकी तरफ आगे कदम बढ़ा रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महक ने नाराजगी से मृत्युंजय से पूछा। मृत्युंजय ने जवाब में उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, देखने आया था कहीं तुमने बाथरूम में अपनी जान तो नहीं ले ली। मैं नहीं चाहता कि इतनी आसानी से तुम अपनी जान दे दो। वो क्या है तुम्हें तड़पाने का सुख मैं खुद महसूस करना चाहता हूँ। सो जाओ, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है क्योंकि कल से तुम्हें बहुत कुछ झेलना है।
मृत्युंजय इतना कहकर बाथरूम से बाहर जा रहा था कि महक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आकर बोली, मेरे माँ पापा कहाँ है? मैं पापा का कॉल ट्राई कर रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा। क्या किया आपने उनके साथ? कहाँ है वो ठीक तो है ना? मृत्युंजय ने मुस्कुराकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और महक से पूछा, मैंने भी तो तुमसे कई बार पूछा कि मेरी बहन कहाँ है, क्या तुमने मुझे बताया? फिर मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे माँ पापा कहाँ है? महक की आवाज अब रुबासी हो रही थी, अपने माँ पापा की चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे बता दीजिए कि मेरे माँ पापा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ है। मृत्युंजय ने उसकी बाजू कसकर पकड़ ली और अपने करीब लाते हुए बोला, तुम मुझे बता दो कि मेरी बहन कहाँ है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ है। महक मृत्युंजय से गुजारिश कर करके थक चुकी थी, उसने मृत्युंजय को खुद से दूर किया और कहा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी बहन कहाँ है। मैं तो सिर्फ उसे खाना देने उसके कमरे में गई थी, उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ मैं कुछ नहीं जानती। बार बार महक के झूठ बोलने पर मृत्युंजय को गुस्सा आ रहा था। उसने महक को पीछे धक्का दिया और दीवार से लगाते हुए बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम उसके कमरे में छुप छुप कर क्यों जा रही थी? तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे तुम उस कमरे में खाना देने नहीं चोरी करने जा रही हो? बताओ। महक ने सीधा सीधा जवाब दिया, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे वहां पर देख ले और इस बात का गलत मतलब निकले। 1 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि आप में से कोई भी मेरा चेहरा देखे। लेकिन काम करना भी मेरे लिए बहुत जरूरी था, इस काम से मेरा घर चलता है और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए तमाशा अवॉइड कर मैं सिर्फ चुपचाप अपना काम करना चाहती थी। बार बार महक के मुंह से झूठ सुनकर मृत्युंजय पक चुका था। उसने महक को साइड में धक्का दे दिया और वहां से जाते हुए बोला, ठीक है, बोलो जितना झूठ बोलना है बोल दो। सच एक दिन बाहर जरूर आएगा। मीरा को तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे उस भाई सुधांशु के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ और सिर्फ तुम। मृत्युंजय तो अपनी बात कहकर वहां से चला गया, लेकिन महक निढाल होकर वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई। क्यों क्यों मैं सुधांशु के साथ 1 महीने पहले इस सारंग विला में आई थी। वहीं से सारी मुसीबत शुरू हुई, काश मैं मिस्टर सारंग से कभी मिली ही नहीं होती। महक को 1 महीने पहले का वो दिन याद आया। महक का भाई सुधांशु और मीरा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जैसे ही सुधांशु को पता चला कि मीरा की शादी किसी और से होने वाली है, उससे रहा नहीं गया। उसने महक को अपने और मीरा के बारे में सब कुछ बता दिया। अपने भाई को उसका प्यार दिलाने के लिए महक उसे लेकर सारंग पीला पहुंची ताकि वो सबको मीरा और सुधांशु के बारे में बात कर उन्हें एक कर पाए। लेकिन मृत्युंजय जो गरीबों को पैरों की धूल समझता था, उसने महक और सुधांशु की बेइज्जती करके उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि मीरा ने तो सुधांशु को पहचानने तक से इनकार कर दिया, जिस वजह से सुधांशु का दिल बुरी तरह से टूट गया और उसने मीरा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाने का फैसला किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी महक 1 महीने बाद मृत्युंजय की शादी में कैटरिंग करने के लिए सारंग विला पहुंची थी, क्योंकि उसके पापा को इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरत थी और इस काम से उनका घर चल रहा था। महक के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी थी, जिसे निभाने के लिए उसे मजबूरन सारंग विला कल रात आना पड़ा था, जिसकी सजा वो अब भुगत रही थी। कुछ देर बाथरूम में ऐसे ही बैठे रहने के बाद महक अपनी जगह से उठी और बिस्तर पर जाकर सो गई। कुछ घंटे में सुबह हो गई। महक उठकर रेडी होने के लिए बाथरूम में चली गई। महक के पास अपने कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए वो नहाकर बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर निकली। जैसे ही महक बाथरूम से बाहर निकली, उसने दरवाजे पर मृत्युंजय को खड़ा पाया। अचानक मृत्युंजय को अपने सामने देख महक घबरा गई और फिसल कर नीचे गिरने को हुई, लेकिन मृत्युंजय ने उसे तुरंत अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। डर के मारे महक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं मृत्युंजय एकटक महक का चेहरा देखे जा रहा था। नहाने के बाद महक के चेहरे पर अलग सा ग्लो था, आज वो हर रोज से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से महक के शरीर से आ रही भीनी खुशबू मृत्युंजय को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मृत्युंजय ने खुद को कंट्रोल किया और महक को खड़े कर सार्कास्टिक वे में बोला, ऑलरेडी गिरी हुई हो और कितना गिरना चाहती हो? मृत्युंजय जब मन करे, जैसे मन करे महक की बेइज्जती कर रहा था। वो सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं, उसके मन को भी तोड़ रहा था, लेकिन महक सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से चुप थी। मृत्युंजय बाथरूम में जा ही रहा था कि महक ने कहा, अब तो मैंने आपसे शादी भी कर ली, आपने जो जो कहा मैंने वो सब किया, अब तो बता दीजिए कि मेरे माँ पापा कहाँ है? प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरी उनसे बात करवा दीजिए। मृत्युंजय ने बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम अपने माँ बाप से तब तक नहीं मिल पाओगी जब तक मुझे मेरी बहन नहीं मिलती। और जिस दिन मुझे मेरी बहन मिल गई, तुम समझ लो कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और अगर मुझे मेरी बहन नहीं मिली तो तुम भी जिंदगी भर इसी चारदीवारी में घुटती तड़पती रहोगी। मृत्युंजय की बातों से महक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मृत्युंजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो महक के करीब गया और बाथरोब को पकड़कर बोला,
ये तो मेरा बाथरोब है, मुझे नहाने के बाद चाहिए होगा, उतारो इसे। महक की पकड़ बाथरोब पर कस गई। उसने घबराते हुए कहा, मैं कैसे? मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहना है। मृत्युंजय एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ महक के गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तो क्या हुआ? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा ही नहीं, भूल गई क्या बीवी कल रात क्या हुआ था? मृत्युंजय की बेशर्मी भरी बातों से महक को गुस्सा आने लगा था। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आप जाइए, मैं कुछ ही देर में बाथरोब यहाँ पर रख दूंगी। इतना कहकर महक क्लोजेट की तरफ चली गई। मृत्युंजय भी मुस्कुराते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। कुछ देर में महक एक साड़ी पहनकर तैयार हो गई और बाथरोब बाथरूम के बाहर रखते हुए बोली, आपका बाथरोब बाहर रख दिया है। महक इतना कहकर वहां से जा ही रही थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला और मृत्युंजय ने उस बाथरूम के अंदर खींच लिया। अचानक मृत्युंजय के ऐसा करने से महक घबरा गई। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। छोड़ दूंगा, बस एक बार मीरा मिल जाए, उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। और तुम्हारे लिए भी यही सही होगा अगर तुम इस बात को अपने दिमाग में फिट कर दो कि तुम यहाँ पर जिंदगी भर के लिए नहीं, सिर्फ तब तक हो जब तक मुझे मेरी बहन नहीं मिल जाती। और हाँ, जब तक यहाँ हो तब तक मेरी गुलाम हो, तो गलती से भी अपने आप को इस घर की बहू या मेरी बीवी समझने की गलती बिल्कुल मत करना। मृत्युंजय महक की बेइज्जती पर बेइज्जती किया जा रहा था, लेकिन महक ने उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। महक की खामोशी मृत्युंजय को अपनी जीत लग रही थी। जीत की खुशी में मृत्युंजय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो अपने आप महक की तरफ झुक गया और उसके कंधे पर काटते हुए बोला, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह मेरे सामने सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रहा करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मृत्युंजय का हाथ धीरे धीरे महक की साड़ी की तरह बढ़ रहा था। महक इन सब से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वो चाहकर भी मृत्युंजय को रोक नहीं सकती थी। मृत्युंजय ने महक की साड़ी के प्लीट खींचकर उसे खोल दिया और महक को गोद में उठकर फिर से बिस्तर पर ले आया। मृत्युंजय धीरे धीरे महक के करीब जा रहा था, लेकिन अब महक की बर्दाश्त की हाथ आ चुकी थी। उसने मृत्युंजय को खुद से दूर धकेल कर कहा, आप हर बार इस तरह मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। महक बिस्तर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मृत्युंजय ने फिर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, ये जबरदस्ती कैसे हुई? हम दोनों की तो शादी हो चुकी है और नए नए शादीशुदा जोड़ों के बीच तो ये सब होना तो बहुत कॉमन बात है। मृत्युंजय की बात पर महक ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करे तो उसे भी मैरिटल रेप कहा जाता है, और आप इस वक्त मेरे साथ वही कर रहे हैं। मृत्युंजय ने महक का जबड़ा पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मृत्युंजय सारंग के सामने सर भी उठा सको? अपनी हद में रहो और चुप रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। महक इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ देर बाद जब मृत्युंजय का मन महक से भर गया तब वो बिस्तर से उठा और क्लोजेट में तैयार होने के लिए चला गया। महक ने भी अपने कपड़े ठीक किए और नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर में मृत्युंजय भी रेडी होकर क्लोजेट से बाहर आ गया। मृत्युंजय ने एक 3 पीस ब्लैक कलर का टक्सिडो सूट पहना हुआ था, जिसमें मृत्युंजय काफी हैंडसम लग रहा था। एक पल को उसे देख महक की नजरें भी मृत्युंजय पर थम गई। कुछ देर तक जब महक ने अपनी नजर नहीं हटाई तो मृत्युंजय उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, क्या हुआ, इतने रोमांस से तुम्हारा मन नहीं भरा? वेल, अगर तुम्हारा और रोमांस करने का मन है तो तुम्हें रात तक इंतजार करना पड़ेगा। वो क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। महक ने मृत्युंजय की बातों को अवॉइड किया और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही महक सीढ़ियां उतर रही थी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े एक इंसान पर गई जिसे गार्ड घेर कर खड़े थे। उसे इंसान को देख महक के होश उड़ गए। कौन था सारंग विला के दरवाजे पर, जिसे देखकर महक के होश उड़ गए? क्या महक मृत्युंजय से अपने माँ पापा का पता निकलवाने में कामयाब हो पाएगी? मृत्युंजय की जली कटी बातें और उसका टॉर्चर सहन करने के बाद महक नीचे हॉल में आ रही थी, तभी उसने सारंग विला के दरवाजे पर किसी इंसान को देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। महक तेज कदमों से सीढ़ियां उतरी और दरवाजे की तरफ भागी। हॉल में इस वक्त मृत्युंजय की मां निर्जला जी, उसके पिता राजेंद्र जी, मृत्युंजय की चाची रचना, उनका बेटा विकल्प और मृत्युंजय के चाचा पीतांबर जी मौजूद थे। सब महक को इस तरह भागते देख अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। रचना मुंह बनाते हुए बोली, ये लड़की पागलों की तरह कहाँ भागे जा रही है? कहीं घर छोड़कर तो नहीं जा रही? निर्जला जी बोली, रचना तुम क्या बोल रही हो? लगता है कुछ हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। सब लोग महक के पीछे पीछे गए। महक भागते हुए दरवाजे के पास आए और उस इंसान को गले लगाते हुए बोली, पापा, पापा। महक को उस आदमी को पापा बुलाते देख सब समझ गए कि ये महक के पापा थे। इसी वक्त मृत्युंजय भी सीढ़ियों पर आ चुका था। उसने महक के पापा को दरवाजे पर देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट गई। महक के पापा शेखर जी ने महक को ऊपर से नीचे तक देखा। महक के गले में मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर।
उसने बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई थी और वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी। उन्होंने महक के गाल सहलाते हुए कहा, महक बेटा तुम कहाँ थी? रात भर घर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है तुम्हें लेकर तुम्हारी माँ और मैं कितने परेशान हो गए थे। और ये सब क्या है? मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। ये सब क्या हो रहा है? शेखर जी की नज़र मृत्युंजय के पूरे परिवार पर गई। रचना अभी भी मुंह बनाए हुए शेखर को ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जो बहुत सीधे सादे कपड़ों में दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। वहीं निर्जला जी, राजेंद्र जी और विकल्प के नजरें झुकी हुई थी। सब जानते थे कि कल महक के साथ जबरदस्ती हुई थी। जबरदस्ती उसकी शादी मृत्युंजय से करवा दी गई थी और इस बारे में शेखर जी को शायद कुछ भी नहीं पता था। शेखर जी की आंखों में चिंता देख निर्जला उन्हें कुछ कहने ही जा रही थी कि पीछे से मृत्युंजय ने कहा, आपको नहीं पता क्या? आपको तो पता ही होना चाहिए कि आपकी बेटी और आपके बेटे ने क्या गुल खिलाया है। शेखर जी मृत्युंजय को अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्हें तो किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था, यहाँ तक कि वो तो ये तक नहीं जानते थे कि 1 महीने पहले क्या हुआ था, सुधांशु और मीरा का क्या रिश्ता था। मैं कुछ समझा नहीं सर, क्या मेरी बेटी से कल रात कोई गलती हो गई थी? क्या हमारी कैटरिंग सर्विस में कोई कमी रह गई थी? शेखर की बात का जवाब रचना ने दिया, कमी कैटरिंग सर्विस में नहीं, अपने बच्चों को संस्कार देने में रह गई है आपसे मिस्टर अवस्थी। रचना की बात सुन महक नजरें झुकाए अपने पिता के बगल में जाकर खड़ी हो गई। वहीं शेखर जी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये आप क्या कह रही है बहन जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मेरी महक से कोई गलती हो गई है? यहाँ पर हुआ क्या है? क्या आप मुझे साफ साफ बता सकती है? मृत्युंजय ने आगे आकर कहा, जरूर मिस्टर अवस्थी, मैं आपको बताता हूँ साफ साफ शब्दों में कि क्या हुआ है। वैसे तो जानता हूँ कि इन सब में आप भी शामिल होंगे, लेकिन फिर भी जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपके लिए एक बार दोहरा ही देता हूं, ताकि यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि वो कौन है और उनकी औकात क्या है। ये कहते वक्त मृत्युंजय की नजरें महक पर थी। महक की आंखों में अब तक आंसू भर आए थे। वो किसी से नजरें नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में मृत्युंजय ने शेखर से कहा, आपकी इस बेटी ने मेरी बहन को घर से भगाया और साथ साथ मेरी होने वाली दुल्हन को भी भगा दिया, क्योंकि आपका प्यारा बेटा सुधांशु मेरी बहन मीरा से प्यार करता था और इसलिए इसने उन दोनों को ठीक मीरा की शादी के दिन भगाया ताकि हमारे परिवार की बेइज्जती हो। मृत्युंजय की बात सुन शेखर को बहुत गहरा सदमा लगा। शौक के मारे वो एक कदम पीछे चले गए। महक ने उन्हें संभालने की कोशिश की, पापा नहीं, ऐसी बात नहीं है पापा। लेकिन मृत्युंजय यही नहीं रुका, उसने आगे कहा, और इसलिए आपकी बेटी को एक सजा मिली है। एक ऐसी सजा जिसे वो जिंदगी भर के लिए भुगतेगी। पूरे रीति रिवाज से मैंने आपकी बेटी से शादी की है, उसे अपनी बीवी बनाया है। इसके गले में जो ये मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है, ये मेरे नाम का है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे मेरी बहन वापस नहीं मिल जाती। जिस दिन मुझे मेरी बहन मिल गई उस दिन आपकी इस बेटी को आपके घर वापस भिजवा दूंगा। शेखर को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे थे। उनका चेहरा देख सब समझ रहे थे कि वो बहुत ज्यादा परेशान थे। पहले महक का गायब होना, फिर इस तरह अचानक उसका मिलना, और फिर पता चलना कि उसकी शादी मृत्युंजय से हो चुकी थी, और उन सब पर मीरा के भागने का इल्जाम सुधांशु और महक पर लगना शेखर के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने महक का पक्ष लिया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर सारंग, मैंने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश दी है। मुझे पूरा भरोसा है मेरी महक पर कि वो कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती जिस किसी की परिवार की इज्जत पर बन आए। मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि मेरी महक किसी लड़की को शादी के दिन घर से भगा सकती है, और ना ही मेरा बेटा सुधांशु ऐसा कुछ कर सकता है। हो सकता है कि वो आपकी बहन को पसंद करता हो, लेकिन वो कभी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा। महक के पापा उसके साथ खड़े थे। ये देख महक को फाइनली राहत की सांस मिली। उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, मैं भी कल से इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ पापा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कोई मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा। आप एक काम कीजिए, आप सुधांशु को बुलाए, अभी के अभी यहाँ बुलाए, ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। महक की बात सुन शेखर फिर से परेशान हो गया। क्या सुधांशु तुम्हारे साथ नहीं है? लेकिन मुझे तो लगा कि वो तुम्हारे साथ है। वो तो कल से घर ही वापस नहीं लौटा। शेखर की बात सुन रचना तुरंत बोल पड़ी, लो हो गया ना सच से सामना, आखिरकार सच बाहर आ ही गया। सुधांशु अपने घर पर नहीं है। कल रात वो यहाँ महक के साथ नहीं था, इसका मतलब कि वो ही हमारी मीरा को लेकर भागा है, और उन सब में उन दोनों की मदद इस लड़की ने की है। शेखर ने हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं बहन जी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा बेटा मुझे पहले ही बता देता। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कोई गड़बड़ है। मृत्युंजय बाप बेटी की तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। उन दोनों की बातें सुन वो मन ही मन बोला, कितना ड्रामा करते हैं ये मामूली मिडिल क्लास लोग, इनके पास इतना फालतू वक्त आता कहाँ से है। मृत्युंजय मुड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया और चेयर पर बैठ गया। उसने बिना मुड़े कहा, अगर आप लोगों का ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो मुझे नाश्ता मिल सकता है। मुझे ऑफिस जाना है।
आप लोगों के पास इन सब बातों के लिए फालतू टाइम होगा, मेरे पास नहीं है। और जहां तक रही सुधांशु और मीरा की बात, तो मेरे लोग उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। जैसे ही आपका बेटा मिला मैं उसे जान से मार दूंगा। फिलहाल के लिए आप यहां से जा सकते हैं और तुम बीवी आओ और मुझे नाश्ता परोसो। महक अपने पापा का हाथ पकड़े कुछ देर के लिए वही खड़ी रही। जब महक वहां से नहीं हिली तो मृत्युंजय फिर चिल्लाया, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे नाश्ता चाहिए, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। एक नौकर मृत्युंजय को नाश्ता देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मृत्युंजय ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और लाल आंखों से महक की तरफ देखा। मृत्युंजय की इन गुस्से वाली नजरों को महक अच्छी तरह से पहचानती थी। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर उसके पापा के साथ और ज्यादा बदसलूक हो, इसलिए वो तुरंत मृत्युंजय को नाश्ता देने के लिए चले गए और अपने पापा को वहां से जाने के लिए कह दिया। शेखर वहां से जा ही रहे थे, तभी निर्जला जी ने उन्हें पीछे से पुकारा, शेखर जी मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि आपको महक की बहुत चिंता हो रही होगी, लेकिन आप निश्चिंत हो जाए, हम ये महक के माता पिता बनाकर उसका ख्याल रखेंगे और जितना बुरा आप मृत्युंजय को समझते हैं वो उतना भी बुरा नहीं है। जिस दिन ये बात साबित हो जाएगी कि महक ने मीरा को घर से नहीं भगाया, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो महक को वही इज्जत और वही मान देगा जिसकी वो हकदार है। शेखर के चेहरे पर लाचारी साफ नजर आ रही थी। उसने दबी हुई आवाज में कहा, ऐसा ही हो तो अच्छा है बहन जी। शेखर हाथ जोड़कर वहां से चली गई। वहीं महक ने सबको नाश्ता परोसा। मृत्युंजय ने अब तक नाश्ता कर लिया था, इसलिए वो ऑफिस जाने के लिए निकल गया। उसके जाते ही रचना ने फिर महक को ताने मारना शुरू कर दिया। रुको लड़की, सुबह से तुम कहाँ थी? नाश्ता भी सर्वेंट ने बनाया है, क्या तुम्हें पता नहीं कि ससुराल में पहले दिन रसोई की रस्म होती है? या फिर तुम्हें ये गलतफहमी है कि अमीर घर में शादी हो गई है तो अब तुम आराम से बैठकर रोटियां तोड़ोगी? जैसे ही रचना ने सुबह का जिक्र किया, महक का हाथ अचानक अपने कंधे पर चला गया जहां मृत्युंजय ने उसे बाइट किया था। वहां निशान अब तक नीला पड़ चुका था। महक ने पल्लू से उस निशान को छुपाते हुए कहा, माफ कर दीजिए चाचा जी, वो मैं तो जल्दी उठ गई थी लेकिन। महक अचानक बोलते बोलते रुक गई। तभी विकल्प ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, समझा करो मॉम, नई नई शादी हुई है, दोनों को आपस में अकेले में थोड़ा वक्त चाहिए होगा, इसलिए भाभी को लेट हो गया। रचना ने विकल्प को आंखें दिखा दी, जिससे विकल्प चुप हो गया। वहीं निर्जला ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल की रात तुम्हारे लिए कैसी रही होगी हम सब समझ सकते हैं। और रचना, ये जरूरी तो नहीं कि रसोई की रस्में आज ही होनी है, वो बाद में कुछ बना लेगी। निर्जला को महक की साइड लेते देख रचना ने मुंह बुला लिया और बोली, मैं अभी भी कह रही हूँ दीदी, आप गलत कर रही है इस नौकरानी को बहुरानी का दर्जा देकर। ये लड़की इस लायक नहीं है, आप देखना किसी दिन ये आपका भी भरोसा तोड़ेगी, और वैसे भी ये इस घर की बहू कभी बन ही नहीं सकती। मृत्युंजय ने इसे सिर्फ सजा देने के लिए अपनी पत्नी बनाया है, वो इसे अपनी बीवी मानता नहीं है। निर्जला ने भी रचना को जवाब दिया, वो माने या ना माने, लेकिन उसने अग्नि को साक्षी मानकर महक के साथ साथ फेरे लिए है और चाहे ना चाहे दोनों शादी के पवित्र बंधन में बन चुके हैं। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं जो किसी के मानने न मानने से टूट जाएगा। निर्जला की बातों से रचना का मुंह बंद हो गया। सब ने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। निर्जला महक को लेकर अपने कमरे में चली गई, वहीं रचना भी अपने कमरे में जा चुकी थी। पीतांबर, राजेंद्र और विकल्प दोनों मृत्युंजय के पीछे पीछे ऑफिस जाने के लिए निकल पड़े थे। निर्जला अपने कमरे में महक से कुछ बात कर रही थी, वहीं महक किसी ख्यालों में खोई हुई थी। उसके दिमाग में इस वक्त कई सारी चीजें एक साथ चल रही थी। अगर सुधांशु मेरे साथ नहीं था तो वो कहाँ है? और क्या सच में वही मीरा को लेकर? और अगर नहीं तो अचानक वो कहाँ चला गया? अगर कहीं सच में सुधांशु और मीरा एक साथ हुआ तो मृत्युंजय सुधांशु को कुछ करना दे। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ है सुधांशु? क्या सच में मीरा और सुधांशु एक साथ है? महक निर्जला के साथ उसके कमरे में थी और सुधांशु और मीरा के बारे में सोच रही थी, तभी नीचे से रचना के चिल्लाने की आवाज आई। महक, महक कहाँ हो तुम? अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई हो? जल्दी नीचे आओ, तुम्हारे लिए सब इंतजार नहीं करेंगे। कहाँ हो तुम महक, जल्दी नीचे आओ। रचना की आवाज सुन निर्जला और महक दोनों हॉल में चले गए। महक के आते ही रचना ने उसके हाथों में झाड़ू और पोछा पकड़ा दिया। कहाँ आराम फरमा रही थी तुम? भूल गई क्या मृत्युंजय ने क्या कहा था, तुम इस घर की नौकरानी हो, बहुरानी नहीं। तुम्हें यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं लाया गया है। चुपचाप ये सब पकड़ और अपना काम शुरू करो। महक के साथ ये सुलूक होते देख निर्जला बीच में आ गई। रचना, ये क्या कर रही हो तुम? कोई नई नवेली दुल्हन से पहले ही दिन ऐसा काम करवाता है क्या? रचना ने निर्जला को टोक दिया। दीदी प्लीज आप मुझे मत सिखाए कि मुझे इस लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है। वैसे भी मृत्युंजय को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तो उसकी बीवी पर भी आपसे ज्यादा मेरा हक है। और कौन सी नई नवेली दुल्हन? जब मेरा मृत्युंजय ही इसे अपनी बीवी नहीं मानता तो ये इस घर की बहू कहाँ से हो गई? निर्जला रचना को कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी वहां पर एक मेड आ गई और उसने कहा, मैम वो महक मैम के फादर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। शेखर जी दोबारा सारंग विला आए थे, ये जानकर निर्जला चौंक गई।
महक को भी अपने पापा की चिंता हो रही थी। पापा अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पर आए थे, अभी दोबारा सब कुछ ठीक तो है ना? निर्जला ने कहा, ये तो वहां जाने पर ही पता चलेगा, चलो। दोनों बाहर आ गए जहां शेखर जी को सोफे पर बिठा रखा था। वो अपने साथ कुछ तोहफे लेकर आए थे। सबके आते ही शेखर उठकर नमस्ते करने लगे। शेखर को फिर से वहां देख रचना का मुंह बन गया, लेकिन शेखर ने सबको आदर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शेखर ने अपने साथ लाए हुए तोहफे निर्जला को देते हुए कहा, बहन जी माफी चाहता हूँ दोबारा आने के लिए, और वो भी बिना बताए, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, तो सोचा क्यों ना अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए कुछ तोहफे ही ले जाऊं। जल्दी जल्दी में मुझसे जितना बन पाया मैं उतना किया है। निर्जला ने बहुत ही प्यार से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं थी भाई साहब। आपको ये सारी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं ये शादी किस हालत में हुई है। शेखर मुस्कुरा दिया, लेकिन रचना ने तुरंत कहा, वैसे भी इनमें होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा कोई मिडिल क्लास घर का सामान जिसकी हमारे घर पर कोई जरूरत नहीं है। ऐसे गिफ्ट्स तो हम अपने सर्वेंट तक को नहीं देते, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने इन लॉ क्लास गिफ्ट्स को यहाँ से लेकर जाए और खुद भी दफा हो जाए। अगर मृत्युंजय को पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। बार बार अपने पापा की इंसल्ट महक से सही नहीं जा रही थी, लेकिन उसके हाथ भी बंधे हुए थे। शेखर ने तुरंत रचना और निर्जला से कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन मुझे एक और काम था। रचना फिर बोल पड़ी, देखा आ गए ना मुद्दे पर। जरूर पैसों की बात होगी, है ना? शेखर ने तुरंत कहा, नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल हमारे यहाँ रस्म होती है कि शादी के अगले दिन लड़की अपने मायके पग फेरे के लिए आती है और उसे उसका पति लेकर आता है। हम चाहते थे कि महक को भी पग फेरे की रस्म के लिए घर लेकर जाए। अब मृत्युंजय जी के पास तो इतना वक्त होगा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद। रचना ने तुरंत उसकी बात काट दी, मृत्युंजय की इजाजत के बिना इस घर से ये लड़की कहीं नहीं जा सकती, और वैसे भी जब शादी ही सच्ची नहीं है तो इन सब रस्मों रिवाज का क्या फायदा? मुझे नहीं लगता कि इस पग फेरे के नाटक की कोई भी जरूरत है। शेखर का चेहरा उतर गया। वो जानता था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो महक के लिए इस घर में मुसीबतें और बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसी रस्मों में नहीं मानते तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है अब मैं चलता हूं। शेखर दोबारा से खाली हाथ वहां से निकल गए। उन्हें जाते देखा महक भी उदास हो गई। ये देख निर्जला ने कहा, महक बेटा तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज शाम को मृत्युंजय को मना सकूं और तुम्हें पग फेरे के लिए अपने मायके भेज सकूं, ताकि तुम अपने माँ बाप से मिल सको। महक खुश होकर उसके गले लग गई। वहीं रचना ये सब होते हुए देख मुंह बनाने लगी। इस लड़की को तो मैं किसी भी हाल में इस घर में खुश नहीं रहने दूंगी, बहुत परेशान किया है इसने। इसके तो मैं होश ठिकाने लाकर ही रहूंगी। उसने पीछे से थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अब अगर सास बहू का मेलोड्रामा हो गया हो तो महक जल्दी से घर की सफाई करो, और हाँ स्टोर रूम अच्छे से साफ करना, कितने दिनों से साफ नहीं हुआ, और उसके बाद तुम्हें ही आज रात का खाना बनाना है। निर्जला ने महक के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं बेटा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी। निर्जला ने प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए कहा, आंटी नहीं माँ कहो, अब मैं तुम्हारी भी माँ हूं। महक ने हाँ में सर हिलाया और निर्जला वहां से अपने कमरे में चली गई। महक ने घर की सफाई और स्टोर रूम की सफाई का काम शुरू कर दिया। इतने बड़े सारंग विला की सफाई करते करते महक को शाम हो चुकी थी और स्टोर रूम काफी गंदा था, जिस वजह से महक के कपड़े खराब हो चुके थे। वो पूरी ऊपर से नीचे तक धूल में सन चुकी थी। महक को रात का खाना भी बनाना था, इसलिए वो सारा काम निपटाकर सबसे पहले नहाने चली गई। कुछ ही देर में मृत्युंजय, विकल्प, पीतांबर और राजेंद्र घर लौट आए। मृत्युंजय ने आते ही हर तरफ नजरें घुमाई। उसे जब महक कहीं पर नहीं देखी तो वो छोटी आंखें कर अपने कमरे में चला गया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जिससे वो समझ चुका गया कि महक बाथरूम में थी। वो दबे पांव जाकर बालकनी में खड़ा हो गया और कुछ सोचने लगा, तभी उसका फोन बजा। जैसे ही मृत्युंजय ने फोन उठाया, सामने से किसी आदमी ने कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद मृत्युंजय की भौहें तन गई और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। वहीं उसी वक्त महक गुनगुनाते हुए बाथरूम से बाहर आई। महक को इस तरह खुश देख मृत्युंजय को एक अजीब सी चुभन होने लगी। बाहर आकर महक ने अपने बाल सुखाए और रात का खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी मृत्युंजय ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। अचानक किसी के खींचे जाने पर महक घबरा गई। जब उसने मृत्युंजय को सामने देखा तो चौंकते हुए बोली, आप यहाँ? मृत्युंजय ने अपने उसी रूखे अंदाज में कहा, ये मेरा कमरा है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, और याद ना हो तो तुम मेरी गुलाम हो, मैं तुम्हारा नहीं। वैसे क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। लगता है अपने फटीचर घर से इस महल में आकर कुछ ज्यादा ही खुश हो गई हो तुम। और हो भी क्यों ना, तुम जैसी लड़कियां पैसों के पीछे ही तो भागती है, तुमने ये सब पैसों के लिए ही तो किया था, है ना? महक मृत्युंजय के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई। पहली बार उसने मृत्युंजय के खिलाफ बगावत की आवाज उठाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है।
महक का उल्टा जवाब सुन मृत्युंजय गुस्से में पागल हो गया। उसने महक की बाजू को कसकर पकड़ लिया। तो फिर मेरी बहन को क्यों भगाया? अगर पैसों से कोई मतलब नहीं था तो अपने भाई के साथ उसे क्यों भगा दिया? महक को बाजू में तेज दर्द होने लगा। वो अपना हाथ छुड़ाने की मशक्कत करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है। दर्द मुझे भी हो रहा है। मेरी बहन पिछले 24 घंटे से लापता है। कभी सोचा इस बारे में नहीं? मीरा की चिंता मुझे भी है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा भाई मीरा को लेकर नहीं भागा है और बहुत जल्द मैं ये साबित कर दूंगी। महक मृत्युंजय को समझने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मृत्युंजय फिलहाल किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी बहन किसी और के साथ भागी है? तुम्हारे भाई के अलावा वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी बहन का कैरेक्टर खराब है? महक कोई जवाब देती उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। फोन पर किसी अजीत का नाम फ्लैश हो रहा था। मृत्युंजय ने गुस्से में उसका फोन पटक दिया और महक का जबड़ा पकड़ गुस्से में बोला, अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना तुम्हारी जुबान काट कर रख दूंगा। महक का हाथ छोड़ मृत्युंजय वहां से बाथरूम में चला गया। महक भी इतनी घबराई हुई थी कि वो तुरंत नीचे हॉल में चली गई। किचन की तरफ जाते वो रुक गई और निर्जला से पूछा, माँ रात के खाने में क्या बनाऊं? विकल्प ने तुरंत अपनी फरमाइश महक के सामने रखी, भाभी डिनर के साथ कुछ मीठा भी बनाइएगा। मुझे खीर बहुत पसंद है, आप खीर बना देना। महक ने हाँ में सर हिलाया और फिर पूछा, और खाने में क्या क्या बनाना है? निर्जला ने कहा, बेटा तुम्हें जो मन करे वो बना दो। महक हाँ में सर हिलाकर किचन की तरफ जा ही रही थी, तभी रचना ने कहा, खीर में काजू और इलायची का इस्तेमाल मत करना, मृत्युंजय को इन दोनों चीजों से एलर्जी है। अगर तुम्हारे बनाए खाने की वजह से मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। महक ने हाँ में सर हिलाया और किचन में जाकर खाना बनाने में लग गई। उसने सारे शेफ को किचन से बाहर निकाल दिया और खुद अकेले ही सारा खाना बनाने में जुट गई। करीब 1 घंटे में महक ने सारा खाना बना दिया। अब तक सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए आ चुके थे। किचन से आ रही खुशबू मृत्युंजय को भी काफी अच्छी लग रही थी। महक ने जल्दी जल्दी सारा खान टेबल पर लगा दिया और सबको खाना सर्व करने लगी। खाने की खुशबू ने ही सबकी भूख बढ़ा दी थी। सब खाने पर टूट पड़े। मृत्युंजय को भी खाना बहुत अच्छा लगा। खाना खाने के बाद राजेंद्र और निर्जला ने महक को उसकी पहली रसोई का नेक दिया। मृत्युंजय खीर लेने ही जा रहा था कि तभी महक ने उसे रोक दिया, आप ये नहीं खा सकते। मृत्युंजय आग उगलती नजरों से महक को घूरने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझे खाना खाने से रोकोगी? महक ने तुरंत कटोरी पीछे की और दूसरी कटोरी उसकी प्लेट में रखते हुए कहा, मैं आपको खाना खाने से नहीं रोक रही थी। उस खीर में काजू और इलायची थी, आपको उस एलर्जी है, इसलिए आपके लिए बिना काजू और इलायची वाली खीर बनाई है। महक के जवाब से मृत्युंजय चुप हो गया और चुपचाप खीर खाने लगा। खाना खाने के बाद मृत्युंजय वहां से जा ही रहा था कि निर्जला जी ने पीछे से कहा, नई बहू को पहली रसोई का नेक दिया जाता है। मृत्युंजय, तुम महक को तोहफे में क्या दे रहे हो? मृत्युंजय ने बिना मुड़े ही कहा, उसे इस घर में रहने दे रहा हूं, यही बहुत बड़ा तोहफा है उसके लिए, वरना मेरी बहन को घर से भगाने के जुर्म में उसकी असली जगह तो जेल ही होनी चाहिए। मृत्युंजय की बात पर रचना मुस्कुराने लगी, तभी निर्जला जी ने फिर कहा, अब तक ये साबित नहीं हुआ कि मीरा को महक ने भगाया है, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक तुम महक के साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे आज शेखर जी चाहते हैं कि कल महक पग फेरे की रस्म के लिए उनके घर जाए। राजेंद्र जी ने निर्जला की बातों का समर्थन करते हुए कहा, मृत्युंजय तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी के बाद लड़की को पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाना ही होता है। एक काम करो, कल तुम खुद महक को लेकर उसके घर चले जाओ। मृत्युंजय मुड़कर निर्जला, राजेंद्र और महक को तीखी निगाहों से घूरने लगा। महक को घबराहट हो रही थी, वहीं निर्जला का भी वही हाल था। कोई नहीं जानता था कि मृत्युंजय महक को उसके मायके जाने की इजाजत देगा या नहीं। महक ने मन ही मन कहा, प्लीज भगवान जी ये हाँ कह दे, अगर कल मैं यहाँ से निकली तभी पता लगा पाऊंगी कि सुधांशु कहाँ है और ये मांजरा क्या है। क्या होगा मृत्युंजय का फैसला? क्या वो पग फेरे की रस्म के लिए महक को अपने घर जाने देगा? महक सारंग विला से बाहर निकालकर सुधांशु और मीरा के बारे में कैसे पता लगाएगी?